तो हेलो गाइस, अब देखो टॉपिक क्या है, कैविटी प्रॉब्लम। ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कैविटी प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये वीडियो जो है, दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर फिजिक्स स्टूडेंट। ठीक है, अब चैनल ही फिजिक्स स्टूडेंट का है, तो बट फिजिक्स स्टूडेंट में भी क्या आप जेई वाले देख सकते हैं, ठीक है, नीट वाले भी देख सकते हैं, पर हम लोगों का जो चैनल है वो मेनली तो किस पे बेस्ड है, ठीक है, वो तो हम लोग हायर एजुकेशन पे बेस्ड है। तो हायर एजुकेशन के लिए भी बेस्ड है ये हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में आईआईटी जैम पर आप देख सकते हैं, जेस्ट, टिफर एंड ईटीसी। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग, और मैंने आपको बताया भी था कि जो मेरी वीडियोस है वो मेनली टारगेटेड क्या है, ये तीन पॉइंट आप लोग आईआईटी जैम, जेस्ट, टिफर। ठीक है, तीन आपका एग्ज़ाम के लिए ये यूज़फुल होगा मेनली। ठीक है, फोकस हमारा। तो चलो देखो, कैविटी प्रॉब्लम हमें करना है, तो कैविटी प्रॉब्लम अब कैसी है वो देखना है, समझना आप लोग को। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना, तो सपोज देर इज ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, उसको मैंने लिखा रो से, एंड रेडियस इस कैपिटल आर। ओके, तो मैंने बोला कि भाई एक सॉलिड स्फीयर है, एक वीडियो बिल्कुल क्वालिटी में, हाँ, तो एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास में, वो नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज डेंसिटी है वो इनसाइड भी है, मतलब चार्ज जो है वो स्फीयर के इनसाइड है। ठीक है, और स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो रो आपका क्या है, कांस्टेंट। ये ज़्यादा ही इंक इसमें आ गई है। तो देखो गिवन आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सेकंड, रेडियस जो आपके पास में कितनी लिखी है, वो कैपिटल आर लिखा हुआ है। तो अब चलो, तो देखो कैविटी प्रॉब्लम करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालेंगे, किसमें, यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ठीक है, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे। ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ, ठीक, गॉस थ्योरम के यूज करके। तो चलो कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर बना लेता हूँ कि यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास में। ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है आपके पास, आर। ठीक है, और इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, प्लस रो मैंने मान ली है। ठीक है, अब आपसे बोला कि भाई आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई इनसाइड निकालने की बात करूँ, इनसाइड, ठीक है, मतलब तो यही हुआ ना कि इनसाइड होने का मतलब क्या है, लेट अस सपोज कि यहाँ पर एक पॉइंट, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को मैंने बोला P। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है उसकी आपके पास में, R। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, ये प्लस रो है, इसका मतलब जो चार्ज है वो क्या है, पूरे स्फीयर पे प्रेजेंट है, सॉलिड स्फीयर पे। तो हम ऐसे बना लेते हैं एक बार। ठीक है, अब ना अब आपको इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, यूज गॉस थ्योरम। तो यूजिंग, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या ये R जो है वो कैपिटल R से छोटा है, तो इनसाइड होने के लिए आप R इज लेस देन कैपिटल R। तो अब यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्लोज इंटीग्रल E.ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दिस इज क्लोज इंटीग्रल ओवर द सरफेस। तो अब आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से आपको इस पॉइंट पर सरफेस ड्रॉ करना है, जिससे कि देखो देखो एक बात और मैं बता देता हूं कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल एनी टाइप ऑफ क्लोज सरफेस। ठीक है, बट मतलब भाई ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होगी, बट
अब देखो क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ पर इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इंटीग्रेशन से कोई चीज बाहर लानी है तो बाहर कैसे आ सकती है जब वो कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है सरफेस। सो बट वी यूज द सिमेट्रिसिटी, ठीक है, सिमेट्रिसिटी, या हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक बिहेवियर। अच्छा, अब हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज टू मेक द प्रॉब्लम इन सिंप्लीफाइड मैनर, ठीक है, सिंप्लीफाइड मैनर। तो आप सिंप्लीफाइड मैनर के लिए आप क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिसिटी बिहेवियर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब एक बात याद रखना है, गॉस थ्योरम जब भी आपको लगानी हो ना तो आपको कैसे करना है, या तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के पैरेलल होना चाहिए, या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ तो ई डॉट डी एस, तो अब मैं आपसे बोलूं कि भाई ई डॉट डी एस, तो आप बोलेंगे ई डी एस कॉस थीटा। तो अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके द्वारा जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये इंक ज़्यादा निकल गई, ओके। तो अब चलो, अब आपको क्या करना है, यहाँ समझना है आप लोगों को। तो मैं कह रहा हूँ कि अब क्लोज इंटीग्रल एस, तो यहाँ बोलेंगे ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको, इस वाले पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक स्पेरिकल जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो हम चलो ड्रॉ कर रहे हैं, एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। हम लोग इस पर भी आएंगे अभी कैविटी प्रॉब्लम पे। तो आपके पास ये अब रीजन मिला है, ठीक है, ओके। तो अब मैं आपसे बोलूं कि ये आपका गॉसियन सरफेस है, तो अब क्या करो, आप एक छोटा सा एलिमेंट लो इस पर, और इसका सरफेस एरिया कितना है, ds। तो अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, ds वेक्टर, ठीक है। और अब पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना, मतलब अवे, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, तो हम बोलेंगे ई वेक्टर। तो क्या ई वेक्टर और ds वेक्टर क्या आपस में पैरेलल है, बिल्कुल है। तो ई वेक्टर इज पैरेलल टू ds वेक्टर, ठीक है। तो थीटा जो हो गया वो आपका 0 डिग्री हो गया, तो हम बोल सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 डिग्री क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एक बार फैन ऑन कर देते हैं, तो इसको हम रब कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, तो एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपने कितनी रेडियस का आपने सरफेस गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, आर रेडियस का। तो मैं बोलूंगा आप देखो, चाहे आप इस पॉइंट से आप ये दूरी जो है वो आर है, तो ये भी दूरी तो कितनी होगी, आर होगी, और ये भी दूरी कितनी होगी, आर होगी यहाँ से। तो सभी जगह से डिस्टेंस कितनी है, आर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हर एक पॉइंट पर, इस पूरे सर्कल पर या इस पूरे स्पेयर पर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम बाहर निकाल सकते हैं, तो क्लोज इंटीग्रल ds इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E अब इस सरफेस इंटीग्रल है, तो इस पूरे का सरफेस एरिया कितना होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हम बोलेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर तो क्या है, रो है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक छोटा सा एलिमेंट लिया है तो क्या होगा, चार्ज होगा वो लेट अस सपोज dq, और वॉल्यूम कितना होगा dv, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि dq इज इक्वल्स टू रो इंटू dv, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर टोटल चार्ज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, dq इज इक्वल्स टू रो dv, और ये क्या हो गया dq का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा q, और अब रो तो आपका कांस्टेंट है,
तो रो बाहर निकाल लीजिए और इंटीग्रेशन dv का। ओके, तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, कि अब इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब आप समझिए इसमें, ठीक है ना, तो इसका dv वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक अगर आपसे बोले कि एक स्पेयर ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक थिकनेस लेंगे कितने की, ये आपका r पर जाकर dr की एक थिकनेस ली है, ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका वॉल्यूम कितना है dv, तो आप क्या कहेंगे, इसका सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, ठीक है। एरिया को अगर आप थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं Q इज इक्वल्स टू रो 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 4 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। तो चलो, तो 4 पाई आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो Q इक्वल टू Q एनक्लोज कितना हो गया, रो 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपसे मैं बोलूँ कि भाई लिमिट किसकी है, इनसाइड के लिए, फॉर इनसाइड केस, अगर इनसाइड केस की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट कहाँ से आएगी, 0 से लेकर r तक। तो Q एनक्लोज कितना हो गया आपका पास, अच्छा ये इक्वेशन को आप मान लीजिए n, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला बना था। तो क्या होगा, रो 4 पाई 0 से r स्क्वायर इंटू dr, तो Q एनक्लोज इक्वल टू रो इंटू 4 पाई, अब r स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो r³ 3 और ये 0 से r, तो क्या हो गया, रो 4 पाई r³ 3 माइनस 0³ 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, रो 4 पाई r³ 3, ठीक है। तो ये Q एनक्लोज हो गया, यहां से ये वाला जो है चार्ज कितना एनक्लोज हो गया, कितना हो गया, रो 4 पाई r³ 3। तो अब इक्वेशन n बिकम्स, ठीक है, तो इक्वेशन n क्या हो जाएगा, वो इनसाइड का केस है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इज लेस देन कैपिटल R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q एनक्लोज कितना आया, रो 4 पाई r³ अपॉन में 3, और ये r स्क्वायर ऑलरेडी है ही, तो r स्क्वायर से r³ कैंसिल हुआ, तो एक r बचा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, r इज लेस देन r पर, तो कितना हो गया, रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, वीडियो प्रोग्रेस में है। अब समझो, तो आपके पास देखो बेसिक फॉर्मूला जो आया वो कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये बड़ा यूजफुल होगा आप लोगों को कैविटी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे। तो E इज लेस देन वेक्टर, तो रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन, तो इसका मैग्नीट्यूड है। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक r कैप, एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज यूनिट वेक्टर, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मान के चलो इफ रो इज नेगेटिव, अगर वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर नेगेटिव है तो आप बस क्या करो, रिप्लेसिंग रो टू माइनस रो। अब आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज के लिए तो माइनस रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट r कैप, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि माइनस रो r 3 एप्सिलॉन नॉट r कैप, r इज लेस देन कैपिटल R। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, तो r कैप इज इक्वल्स टू r वेक्टर अपॉन में r का मैग्नीट्यूड। तो मैं बोल सकता हूं कि इस इक्वेशन में आप r कैप की जगह क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर अपॉन में r, तो माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r इंटू r कैप की जगह r वेक्टर अपॉन में r, तो r से r कैंसिल हो गया, तो माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r वेक्टर। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r वेक्टर, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब आउटसाइड कैसे निकालेंगे, देखो समझना प्लीज। तो ये आपका सॉलिड स्फीयर था, ठीक है, इस पे चार्ज जो था वो पॉजिटिव था,
तो ये आपका सेंटर, अब इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये आपका स्मॉल आर वेक्टर, ठीक है ना, और ये आपकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। अब आपको क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, तो लाइक दैट ये गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। तो दिस इज गॉसियन सरफेस। नाउ अब एक ds एलिमेंट का आप एक सरफेस एरिया लीजिए, तो ये ds, तो इसका वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ds वेक्टर। अब इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरीके से होगी। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू ds वेक्टर। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, तो आप गॉस थ्योरम अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो कैविटी प्रॉब्लम से पहले मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का कैविटी प्रॉब्लम में यूज होगा। ठीक है, नाउ अब इसको रब कर देते हैं, तो क्या हो गया, ई डी एस कॉस 0 डिग्री क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं ना कि भाई देखो ये इस सेंटर से ये आर वेक्टर हर जगह से क्या होगा, सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हर एक इस पूरे स्पेयर पे क्या होगी, सेम होगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, बाहर निकल गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डी एस कॉस 0 1 होता है, तो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू ई, अब इसका सरफेस एरिया, तो अब बताओ इसका सरफेस एरिया कितना है आपका, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू एनक्लोज्ड। अब ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यू एनक्लोज कितना होगा, रो डी वी। ठीक है, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब रो तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और डी वी को मैंने बोला था क्या लिखना है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू रो इंटू 4 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब आपका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये चार्ज एनक्लोज्ड है। तो चार्ज क्या इस रीजन के अंदर एनक्लोज्ड है, नहीं है। ठीक है, तो चार्ज तो हमारा 0 से लेकर कैपिटल आर तक ही तो क्या है, एनक्लोज्ड है। तो यहाँ पर लिमिट क्या होगी, 0 से कैपिटल आर तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर में कितनी आ गई, तो आउटसाइड लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो r³ 3 और 0 से लेकर कैपिटल आर तक। तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई वो क्या आई, तो E आउटसाइड दैट मीन्स E R इज ग्रेटर देन कैपिटल R इक्वल टू रो r³ अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर मैं आपसे बोलूं कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, तो आप बस वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर ऐड कर देंगे, मतलब लगा देंगे, क्या होगा, रो r³ अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि आउटसाइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, और जो इनसाइड में आई थी आपके पास में इनसाइड, वो कितनी आई थी, रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं बोल सकता हूँ कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है,